हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ये याद रखिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं, 1000 से ज़्यादा प्रश्न है जिसका प्राइस 199 है। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न हैं 120 रुपये आपको मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी के नोट्स की बात की जाए तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाले हैं, जिसका प्राइस 399 है, 399 है। आगे आप टॉपिक्स देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी है जिस पर आपको पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड यहाँ पर आप सारे ये टॉपिक्स देख सकते हैं, ये सभी आपको नोट्स में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, इनसे जुड़े हुए नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे जिसका प्राइस 399 है। एंड ये अभी जल्द ही तैयार किया गया है नोट्स समाजशास्त्र का, जो कि वन लाइनर में आपको मिल जाएगा। ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है। दोनों ही जो नोट्स हैं सोशियोलॉजी के, इनमें बस कॉमन दो चीज़ें हैं, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स एंड सोशियोलॉजी की बुक्स। बाकी सारे जो टॉपिक्स है वो अलग है, सेम नहीं है, अलग है। ठीक है, इसका जो प्राइस है 249 है, 249 है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए, हायर वाला जो एग्जाम है उसका जो फर्स्ट पेपर जीएस का है, उसमें जो आप के प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न है 1000 से ज़्यादा है। एंड इसका जो प्राइस है पहले 199 था, 199 रुपये था, इसे कम करके 149 कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है इनमें से कौन सा सही नहीं है। विकल्प देखिए यहाँ पर, समायोजन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। सहयोग समाज के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण सहयोग है और अंतिम आत्मसात। यहाँ पर क्या होगा, और डी ऑप्शन है उपयुक्त, सभी यहाँ पर सही हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण सहयोग नहीं है। ठीक है, क्या होगा, समायोजन होगा। ठीक है, समायोजन है और अंतिम चरण आत्मसात है, ये सही है। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समनर ने समायोजन के बारे में क्या कहा था कि जो समायोजन है ये विरोधपूर्ण सहयोग है। समायोजन विरोधपूर्ण सहयोग है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखेंगे समनर ने कहा है समायोजन विरोधपूर्ण सहयोग है। ये बात किसके द्वारा कही गई है, समनर के द्वारा कही गई है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार, समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, गिलिन एंड गिलिन ने बताई थी। इनसे जुड़ा हुआ भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। एंड सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, जिसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रश्न है, यह किसका विचार है कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। ऑप्शंस है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, गुल्डनर। किसका कहना है कि एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों अथवा परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। सही क्या होगा, सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुल्डनर। ठीक है, गुल्डनर होगा। और कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर वर्ग को परिभाषित किया था। ठीक है, आर्थिक आधार पर किस वर्ग को परिभाषित करने वाले कौन है, कार्ल मार्क्स। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है। रूथ बेनेडिक्ट, टाइलर, मेलानोवस्की, दुर्खिम। यहाँ पर ऑप्शंस है, संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा,
राइट आंसर यहाँ पर मेलानोव्स्की होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता की का जो सिद्धांत दिया था उसमें 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोव्स्की ने संस्कृति यानी कि कल्चर को बताया था, और संस्कृति किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देती है उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने फंक्शन यानी कि प्रकार को भी परिभाषित किया था। और व्यक्तिवादी प्रकारवादी मेलानोव्स्की कहलाते हैं, ठीक है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे मेलानोव्स्की को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सामाजिक विनिमय सिद्धांत, ऑप्शंस में मार्क्स हैं, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शुट्ज, लेव स्ट्रॉस यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत किसका है, तो यहाँ पर पीटर ब्लाउ हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनकी 2 पुस्तकें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहली का नाम क्या है, द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है फर्स्ट बुक का नाम। सेकंड बुक है इनकी इंपॉर्टेंट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच है, ये सेकंड बुक हो जाएगी, तो इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है किसने कहा है कि अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। विकल्प में लैंडिस एंड लैंडर्स, इलियट एंड मैरल, रॉस और मीड यहाँ पर दिए गए हैं। तो अपराध एक ऐसी क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके जो करने वाला व्यक्ति होता है उसे दंडित करने की जो पावर है वो स्टेट यानी कि राज्य के पास में है। यहाँ पर क्या होगा सही, यहाँ पर लैंडिस एंड लैंडिस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, किसका कथन है। ऑप्शंस में मैक्स वेबर है, पार्सन्स है, C.H. कूले है, रॉबर्ट पार्क है। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य संबंध है या किसका कहना है। राइट आंसर C.H. कूले है, ठीक है, C.H. कूले है। C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, ठीक है। प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो कूले ने दी। प्रश्न आता है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किस पुस्तक में दी है, तो बुक का नाम क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये इनकी बुक है जो कि 1909 में आती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस पुस्तक में कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। प्राथमिक समूह किसे कहा था कि व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध और सहयोग पाया जाता है, उस व्यक्तियों के संकलन को हम प्राथमिक समूह कहेंगे। और इन्होंने प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण भी बताए थे, एक तो परिवार को बताया था, दूसरा इन्होंने पड़ोस को बताया था, ठीक है, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह ये तीसरा, ठीक है। ये 3 उदाहरण भी पूछे जाते हैं प्राथमिक समूह के, किसने बताए हैं, तो याद रखिएगा कूले द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर कूले हो जाएगा। और इनका समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत है। आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, कूले द्वारा दिया गया है, जो कि समाजीकरण से संबंधित है। प्रश्न है आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शंस में पार्सन्स है, जिन्सबर्ग है, टॉनीज है, मर्टन है। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर टॉनीज हो जाएगा, ठीक है, टॉनीज हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और टॉनीज ने समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य किसे बताया था, सामाजिक संबंध को बताया था। ध्यान रखिएगा समाजशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है ये सामाजिक संबंध है, ठीक है, सामाजिक संबंध को समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य बताया था। और सामाजिक संबंधों का जो अध्ययन है, ठीक है, समाजशास्त्र का जो उद्देश्य है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। और इन संबंधों का निर्माण कैसे होता है, मानवीय इच्छाओं के द्वारा होता है, ठीक है। मानवीय इच्छाएं, व्यक्ति की नीड्स जो होती है वो कई तरह की होती है और व्यक्ति अपनी इन नीड्स की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, उन्हें पूरा करने के लिए कई व्यक्तियों के संपर्क में आता है और जो है इस तरीके से संबंधों का निर्माण होता है। और मानवीय इच्छा इन्होंने टॉनीज ने 2 तरह की बताई थी, प्राकृतिक इच्छा और दूसरा तार्किक इच्छा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी, यह विचार है। ऑप्शंस में सोरोकिन है, सैमुअल पी हंटिंगटन है, टॉयनबी है, स्पैंगलर है।
क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर हंटिंगटन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? लेवी स्ट्रॉस, घुरिये, नर्मदेश्वर प्रसाद, डी.एन. मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस है। द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम क्या हो जाएगा? किसकी बुक है ये? नर्मदेश्वर प्रसाद की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। किसका मत है कि पोलिश कृषक समाज 3 चरणों से होकर गुजरा है? संगठन, विघटन और पुनर्गठन। ऑप्शंस देख लीजिए। डेनियल लर्नर, डेनियल बेल, रॉबर्ट रेडफील्ड, थॉमस एंड नैनकी। पोलिश कृषक समाज 3 चरणों से होकर गुजरा है, संगठन, विघटन और पुनर्गठन। सही यहाँ पर थॉमस एंड नैनकी होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए कृषक समाज की अवधारणा की, तो कृषक समाज की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था। ठीक है, कृषक समाज क्या है? अवशिष्ट समाज है। अवशिष्ट समाज क्यों कहा? इन्होंने कहा था कि जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, यानी कि ग्रामीण समाज से जब हम जनजातीय समाज को अलग कर देते हैं, तो जो शेष बचा हुआ भूभाग है, जो अवशिष्ट भाग है, इसको ही उन्होंने कृषक समाज कहा था। ठीक है, तो कृषक समाज की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। और किस बुक में इन्होंने ये कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी का जो कल्चर है, कॉन्सेप्ट है, वो दिया था? उनकी जो बुक है, पुस्तक है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर है, जो कि 1956 में आती है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। यह तर्क किसका है? टॉनीज, वॉनवीज, स्पेंसर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है, या किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? टॉनीज होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करें टॉनीज की, इन्होंने समाजशास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया था, वर्गीकृत किया था। पहला इन्होंने विशुद्ध समाजशास्त्र बताया था। ठीक है, पहला इन्होंने क्या बताया था? विशुद्ध समाजशास्त्र बताया था। दूसरा इन्होंने व्यवहारिक बताया था, व्यवहारिक समाजशास्त्र। विशुद्ध समाजशास्त्र दूसरा हो जाएगा, व्यवहारिक समाजशास्त्र। और जो तीसरा इन्होंने प्रकार बताया था, या इन्होंने जो वर्गीकरण तीसरा किया था, वो प्रयोग सिद्ध समाजशास्त्र में किया था। ठीक है, ये 3 इन्होंने क्लासिफिकेशन इस तरीके से समाजशास्त्र के किए थे। समाजशास्त्र का जो वर्गीकरण है, समाजशास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया था, विशुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और प्रयोग सिद्ध समाजशास्त्र। यहाँ पर टॉनीस, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने इंग्लैंड की जेलों में बंद अपराधियों का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण विधि से किया है? वाइट, जॉन हॉवर्ड, पीवी यंग, ग्रीन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड के जेलों में बंद अपराधियों का अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति से किसने किया है? जॉन हॉवर्ड ने किया है। जॉन हॉवर्ड, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है, या कहना है? ऑप्शंस में गुड एंड हॉट है, किंग्सले डेविस है, मीड है, स्पेंसर है। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है, या किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गुड एंड हॉट होगा। क्या होगा? गुड एंड हॉट होगा। ठीक है, और लिंडमैन ने क्या कहा था? इनका भी इंपॉर्टेंट है साक्षात्कार के बारे में। इन्होंने कहा था कि लिंडमैन ने कहा था कि साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में संवाद है, जिसमें मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होता है। ठीक है, साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में संवाद है, जिसके बीच में मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? ऑप्शंस में मैकम मेरेट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे है। किसका कहना है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है?
सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर मिल्टन सिंगर हो जाएगा। ठीक है, मिल्टन सिंगर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, मिल्टन सिंगर और यहाँ पर मैरियट और मिल्टन सिंगर ने, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लघु व दीर्घ परंपरा के आधार पर स्थानीयकरण व सार्वभौमिकरण की अवधारणा दी थी। ठीक है, और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर भी क्लास ली जा चुकी है। हालांकि अगर हम बात करें दीर्घ परंपरा और लघु परंपरा की अवधारणा की, ये किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने परंपरा के दो प्रकार बताए थे, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? बुक्स देखिए, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर। किसकी हो जाएगी ये पुस्तकें? तो देखिए, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये हो जाएगी आपकी दुर्खीम की, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खीम की हो जाएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में सबसे पहले प्रकारवाद की बात की गई थी, और ये पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर की है। प्रिमिटिव टाइलर किसकी है? टाइलर की पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी सही होगा। प्रश्न है, पर संस्कृति ग्रहण की निम्न विशेषताओं पर विचार करना है, सही बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्या है? पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाले दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या होगा सही? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर आपने जो पुस्तक देखी है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर की है, ये समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक कौन सी है, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर की है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जनरीतियां रूढ़ियां बन जाती हैं जब उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाने लगता है। लोग उपहास और हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक अभिव्यक्तियों का सहायता लेने लगते हैं, या फिर उचित और अनुचित संबंधी जो विचार है उनसे जुड़ जाते हैं। जो जनरीतियां हैं, ठीक है, जनरीतियां हैं, ये रूढ़ियों में कब परिवर्तित हो जाती है? संस्था के जो विकास की अवधारणा है या संस्था का जो उद्भव हुआ है किस तरीके से हुआ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? समनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसने दिया था? समनर ने दिया था। इसे याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझे जाने लगती है, और उचित अनुचित संबंधी विचार उनसे जब जुड़ जाते हैं। यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, वे कहलाते हैं। ऑप्शंस में सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं, सांस्कृतिक अवशेष और सांस्कृतिक पूर्णताएं यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस एक का प्रयोग मिल्टन सिंगर एंड मैकम मेरिट ने भारत में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अपने अध्ययनों में किया था? यहाँ पर ऑप्शंस में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण है, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा है, संरचनात्मक सिद्धांत है, नियति विकासीय और विषम जातीय प्रारूप है। ठीक है, क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर?
ये फोर्थ वाला ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर क्या होगा, लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन वाला होगा, ठीक है। लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हालांकि अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है, ये अवधारणा दी गई है रॉबर्ट रेडफील्ड की, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड की ये अवधारणा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लघु परंपरा की बात करें तो लघु परंपरा स्थानीय स्तर पर हमें देखने को मिलती है, अलिखित होती है, अशास्त्रीय होती है, यानी कि शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं होता है, कम विकसित होती है। बात करें हम दीर्घ परंपरा की तो ये राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखने को मिलती है, लिखित होती है, शास्त्रों में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है और ये व्यवस्थित होती है, ठीक है। और ये भारत में मतलब कि दो तरह की परंपराएं होती हैं, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा का ये जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड का है। इसे आप याद रखेंगे, यहाँ पर बी होगा सही, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सदरलैंड, बैंडुरा, एकर्स एंड बर्कर्स, अब्राहम विल्कर यहाँ पर ऑप्शंस है। मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को देने वाले कौन है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एकर्स एंड बर्गस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने मलिन बस्तियों में रहने वालों की आपराधिक क्रियाओं के लिए व्यसन विहीन अपराध की अवधारणा प्रतिपादित की? टॉफ्ट, सदरलैंड, संपूर्णानंद, क्लिनॉट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मलिन बस्तियों में रहने वालों की आपराधिक क्रियाओं के लिए व्यसन विहीन अपराध की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? सही आंसर क्या होगा, टॉफ्ट होगा। क्या होगा, टॉफ्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका एक स्टेटमेंट भी आता है इस तरीके से कि अगर उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध है तो फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध श्वेत विहीन अपराध कहा जाना चाहिए। इस तरीके से आता है स्टेटमेंट कि किसके द्वारा कहा गया है। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसकी थी, सदरलैंड की थी। टॉफ्ट का क्या कहना था कि अगर उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध है तो फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन विहीन अपराध कहा जाना चाहिए, ठीक है। और टॉफ्ट ने कहना था कि अपराध का इस तरीके से क्लासिफिकेशन कास्ट या क्लास के आधार पर करना सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? E.W. स्टीवर्ट, टॉलकेट पार्सन्स, कॉल मैनहीम, नाडेल यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर कॉल मैनहीम हो जाएगा, ठीक है। कॉल मैनहीम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा सही। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ठीक है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। और इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए थे, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। ये दो नियंत्रण किसने बताए हैं, कॉल मैनहीम ने बताए हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है? ऑप्शंस हैं गिलिन एंड गिलेन, J.G. गोडार्ट, इलियट एंड मैरिल, C.B. मेमोरिया। यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर J.G. गोडार्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखिए, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलिन एंड गिलिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मजूमदार एंड मदान हो जाएगा, ठीक है। मजूमदार एंड मदान हो जाएगा। इनकी जो बुक्स है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज है। एक बुक का नाम क्या है इनकी, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। सेकेंड बुक है इनकी अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा हो जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है।
प्रश्न है, नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन एक चेतन प्रयास है। इन शब्दों में नियोजन को निम्न में से किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस हैं गुरनाम मिर्डॉल, कीथ ग्रिफिन, लेविस लॉर्विन, जवाहरलाल नेहरू। सही क्या होगा? नियोजन लोगों की सहभागिता से किसी देश की सरकार द्वारा परिवर्तन का एक चेतन प्रयास है। इन शब्दों में नियोजन को इनमें से किसने परिभाषित किया है? सही होगा गुरनाम मिर्डॉल। ठीक है, गुरनाम मिर्डॉल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं? मार्गरेट मीड, गॉफमैन, सी.एच. कूले, एम. जिन्सबर्ग। स्व और समाज जुड़वा बच्चे हैं या किसका कहना है? सही होगा कूले। ठीक है, कूले यहाँ पर राइट है। एंड कूले ने स्व का विकास ही, सेल्फ डेवलपमेंट को ही सोशलाइजेशन कहा था, समाजीकरण कहा था, ये याद रखिएगा। और कूले मीट की तरह ही कूले का मानना था कि जो सेल्फ एंड सोसाइटी है ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। ठीक है, कूले के मीट के तरह कूले भी ये कहते हैं कि सेल्फ एंड सोसाइटी अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। यहाँ पर सी होगा सही। और समाजीकरण से संबंधित कूले का आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है वो समाजीकरण से संबंधित रहा है। समाजीकरण की अगर हम बात करें तो समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया हो जाती है। महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, ये महत्वपूर्ण अवस्था है। एक प्रश्न आता है समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था हो जाएगी। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाए तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी। अब ये पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस में सोरोकिन है, मैक्स वेबर है, टॉलकेट पार्सन्स है, L.A. वाइट यहाँ पर दिए गए हैं। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी किसकी हो जाएगी? सोरोकिन की हो जाएगी। ठीक है, सोरोकिन की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, एक इनकी पुस्तक है सोरोकिन की, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इस पुस्तक में सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। प्रश्न पूछा जाता है कि किस पुस्तक में सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है, तो बुक का नाम क्या है? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स है। ठीक है, इसके अलावा सोशल मोबिलिटी के बारे में कई बार आपको बताया गया है, सामाजिक गतिशीलता, जो कि 1927 में आती है, इनकी पुस्तक है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त है कि 14 वर्ष से नीचे के आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? यहाँ पर 24 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, गुटों के द्वारा ग्रामीण राजनीति का अध्ययन किसने किया? पार्थ चटर्जी, डेविड हार्डिमैन, टॉम ब्रॉस, शाहिद अमीन यहाँ पर है। गुटों के द्वारा ग्रामीण राजनीति का अध्ययन किसका है? राइट आंसर डेविड हार्डिमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रभु जाति की अवधारणा की जगह प्रभु समुदाय की अवधारणा के प्रयोग का सुझाव दिया? ऑप्शंस में एम.एन. श्रीनिवास है, एस.सी. दुबे है, रॉय बर्मन है, रॉबर्ट बीरेस्टेट है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। एम.एन. श्रीनिवास प्रभु जाति की अवधारणा की 3 लक्षण या विशेषताएं बताते हैं जिसके आधार पर हम किसी जाति को प्रभु जाति कहेंगे। एक तो इन्होंने जनसंख्यात्मक शक्ति को बताया। ठीक है, क्या है जनसंख्यात्मक शक्ति? वो जाति में क्या होनी चाहिए? संख्या में ज्यादा लोग होने चाहिए। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य इनका लैंड से था, भूमि ज्यादा होनी चाहिए उसके पास। तीसरा था राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर, यानी उसका जो है प्रभुत्व होना चाहिए उस जाति का। तो ये जो 3 लक्षण या 3 विशेषताएं हैं श्रीनिवास द्वारा बताई गई थी और प्रभु जाति की अवधारणा भी श्रीनिवास के द्वारा ही दी गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये इनके कॉन्सेप्ट की कि यहाँ पर जो प्रभु समुदाय की अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? रॉय बर्मन के द्वारा दी गई है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।